Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter India's foreign policy and previous year questions and some probable questions which are very important and which have not yet came in any of the previous year's examination, but still they are important and they may come in the board exams. So we will discuss all these questions. We have started our discussion in this under this chapter, and today we will discuss one of the most important questions, like how did the Sino-Indian conflict affect the opposition in India? The question is, how did the Sino-Indian conflict affect the opposition? It's a 2-mark question and it came in the year 2015 Delhi. क्वेश्चन ये है कि साइनो इंडियन का मतलब चाइना और इंडिया। चाइना के लिए चाइनो इंडियन नहीं यूज़ होता बट साइनो इंडियन होता है, ठीक है। जैसे इंडो चाइना भी हम लिख सकते हैं और साइनो इंडियन भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइनो इंडियन जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ दैट वाज इन द ईयर 1962, हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन इन इंडिया, क्योंकि इसने बहुत ही इम्पैक्ट डाला था हमारे अपोजिशन पे, तो इसलिए ये क्वेश्चन है कि कैसे इम्पैक्ट किया। इम्पैक्ट इस तरह से हुआ कि जो अपोजिशन पे इम्पैक्ट हुआ था दैट वाज सीपीआई, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और यहाँ पर एक चीज़ हम क्या देखते हैं, कम्युनिस्ट है तो ऑब्वियसली कम्युनिस्ट, चाइना वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री, यूएसएसआर वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री। यूएसएसआर की कम्युनिज्म से ही इंस्पायर्ड होकर के ये सीपीआई बनी थी, है ना। सीपीआई का जो आइडियोलॉजी था वो तो कम्युनिज्म का ही आइडियोलॉजी है जो कि यूएसएसआर में था। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत क्लियर होना एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना और यूएसएसआर दे बोथ वर इन द सेम ग्रुप, दैट इज सोवियत ब्लॉक। वो तो लीडर था ही यूएसएसआर एंड चाइना वाज आल्सो अ कम्युनिस्ट कंट्री, तो ये दोनों एक ही ग्रुप में थे। लेकिन क्या हम देखते हैं कि आगे चल करके चाइना और यूएसएसआर के बीच का रिलेशन खराब हो जाता है, उन दोनों के बीच कुछ बॉर्डर इश्यूज आ जाते हैं बिटवीन चाइना एंड यूएसएसआर। बॉर्डर इशू आता है और इसकी वजह से, इस बॉर्डर इशू के कारण, क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। बहुत बड़ा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कहेंगे बट दोनों के बीच में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। तो यूएसएसआर और चाइना के बीच का रिलेशन जो है वो टर्स हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसमें जो दो ग्रुप बन जाते हैं सीपीआई के अंदर ही, विद इन द सीपीआई 2 ग्रुप्स वर फॉर्म्ड। One group was pro-USSR and one group was pro-China. Pro का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of pro? Pro का मतलब सपोर्ट करने वाला। एक ग्रुप था जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था, एक ग्रुप था जो चाइना को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। अब ये जो सीपीआई में 2 ग्रुप्स बन गए, एट दैट टाइम द पार्टी वाज वन ओनली, देयर वाज नो डिवीजन इन द पार्टी, ठीक है। पार्टी के अंदर ही 2 ग्रुप बना हुआ था। अब ये जो प्रो यूएसएसआर वाला ग्रुप था वो क्या हुआ, वो कांग्रेस से ज्यादा पास हो गया। कांग्रेस से ज्यादा उसकी जो प्रॉक्सिमिटी थी, जो रिलेशन था, वो कांग्रेस के साथ इम्प्रूव करता है, प्रो यूएसएसआर का, ठीक है। और जो प्रो चाइनीज पार्टी थी, प्रो चाइनीज ग्रुप था सीपीआई के अंदर का, उसका जो है वो कांग्रेस के साथ रिलेशन खराब होने लगता है। तो ये प्रो यूएसएसआर प्लस
विथ कांग्रेस, है ना। यूएसएसआर के भी सपोर्ट में था और वो उसका क्लोजर टाइज जो है वो डेवलप हो गया कांग्रेस के साथ। और जो प्रो चाइना वाली फैक्शन था या ग्रुप था वो क्या हुआ, वो चाइना के क्लोज हो गया। चूंकि प्रो चाइना है तो चाइना के क्लोज होगा। एंड ऑब्वियसली जब 1962 में वॉर वाली जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये प्रो चाइना है तो ये क्या हो जाएगा, एंटी गवर्नमेंट। नॉट ओनली एंटी गवर्नमेंट, एंटी नेशनलिस्ट भी इनको कहा जाने लगा। तो जो प्रो चाइना थी वो एंटी गवर्नमेंट थी, एंटी कांग्रेस थी, और जो प्रो यूएसएसआर थी वो विद कांग्रेस थी। अब इसके बाद क्या होता है कि वॉर के साथ ही साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी के वो लीडर्स जो कि चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, उन पर गवर्नमेंट का जो वो था, होल्ड था, वो बहुत कड़क हो जाता है। बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है, बहुत सारे लीडर्स डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं। और इसके बाद 1964 में ये पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो ओरिजिनल पार्टी सीपीआई रह गई, ठीक है, और जो दूसरी पार्टी थी वो सीपीआई एम बन गई, ठीक है। इस तरह से ये पार्टी दो पार्ट्स में बट जाती है। सो दिस रिमेन्ड सीपीआई, ये सीपीआई ही रहता है। और जो प्रो चाइना वाली पार्टी थी वो क्या बन जाती है, वो सीपीआई एम बन जाती है। सीपीआई एम किसके लिए आ रहा है, एम आ रहा है मार्क्सिस्ट के लिए, एम फॉर मार्क्सिस्ट। तो सीपीआई एम प्रो चाइना एंटी गवर्नमेंट, एम हुआ मार्क्सिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसमें एक चीज और है, हालांकि ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है, दिस क्वेश्चन हैज नेवर कम, बट प्रोबेबिलिटी है। और वो क्या प्रोबेबिलिटी है, वो है कि हाउ डिड द व्हाट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ द साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 ऑन इंडिया। इंडिया पे क्या उसका इम्पैक्ट हुआ, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पहले इस क्वेश्चन के जो आंसर है उसको हम लोग पॉइंट में समराइज कर ले रहे हैं। So first of all we will see that this communist party was there, and in introduction you must write the communist ideology, ऑफ सीपीआई, ठीक है। सीपीआई की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में आप देंगे, एंड साथ ही साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जो कंडीशन थी, लाइक जो दो ग्रुप्स में बटा हुआ था वर्ल्ड, और इसमें चाइना और सोवियत यूएसएसआर एक साथ थे, ठीक है। अब हम इसके बाद हमारा जो मेन आंसर है वो पॉइंट्स में स्टार्ट होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि देयर वाज द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ चाइना एंड यूएसएसआर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन USSR and China, which led to the emergence of two groups within CPI, and these groups were pro China and pro USSR। ये हो गया आपका, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, है ना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में हम ये बताएंगे कि जो प्रो यूएसएसआर ग्रुप था
maintained closer ties with कांग्रेस, है ना, कांग्रेस के साथ उसने क्लोजर टाइज रखा। एंड जो प्रो चाइना ग्रुप था the pro-China group was against any ties with कांग्रेस। ये तो ऑब्वियस है कि जब वो प्रो चाइना है तो वो कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट कर रहा है और वो कांग्रेस के साथ टाइज भी नहीं रखना चाह रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब हम आएंगे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में हमें ये बताना होगा कि जो 1962 का वॉर होता है, उस वॉर के समय में, ड्यूरिंग दैट वॉर, बहुत सारे जो लीडर्स हैं प्रो चाइना ग्रुप के, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है ना। थर्ड पॉइंट, मेनी लीडर्स ऑफ CPI who belonged to pro-China group were arrested during and after Indo-China War of 1962. And then the next point will be कि क्या हुआ इसके 1964 में ये फॉर्मली स्प्लिट कर जाता है। द पार्टी फॉर्मली bifurcated in 1964. The pro-China group became what? CPI M for Marxist. ठीक है, ये हो गया हमारा, यही इम्पैक्ट था अपोजिशन पे। अगर ओवरऑल देखा जाए कि व्हाट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ दिस वॉर ऑफ 1962 ऑन इंडिया, तो उसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे और वो कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनेगा। जैसे कि एक तो इम्पैक्ट ये हो गया कि अपोजिशन को उसने अफेक्ट किया, उसी में दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने अपने अप्रोच को चेंज किया टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। जैसे कि हमारा अरुणाचल पे उधर से अटैक आया था, है ना, तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये समझ में आया कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी सिचुएशन बहुत ही वोलेटाइल है, काफ़ी वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो अब ये समझ में आया कि उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो वो रीज़न जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला है, बिकॉज ऑफ फिजिकल फीचर्स इस तरह के हैं जिसके कारण वो थोड़ा सा अलूफ हो जाता है, अलग थलग पड़ जाता है, और डेवलपमेंट भी वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो अब गवर्नमेंट जो थी वो इस पर ध्यान देने लगी कि उसको किस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब कंट्री के साथ में रखना है, उनके उस एरियाज को एक्सेसिबल बनाना है और उनके डेवलपमेंट पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत जो थी वो गवर्नमेंट को समझ में आने लगी। और इंडो चाइना वॉर के बाद ही हम देखते हैं कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है वो इंडो चाइना वॉर के बाद ही होता है। ये जैसे नागालैंड को क्या किया गया कि पूरा स्टेटहुड दे दिया गया, फिर मणिपुर और त्रिपुरा जो थे उनको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। इस तरह से धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब
रिकॉग्निशन दिया गया ताकि वो इंटीग्रेटेड होके रहें, अलग थलग वाली चीज ना हो। ठीक है, तो ये दो इम्पैक्ट हम देखते हैं। इसके अलावा तीसरा जो इम्पैक्ट, जो कि सबसे पहला इम्पैक्ट एक्चुअली उसको लिखना चाहिए, वो क्या होगा? वो ये होगा कि इंडिया की जो इमेज थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो बुरी तरह धराशायी हो गई। इंडिया हार चुका था वॉर में, और ये इंडिया के लिए सबसे बड़ी, जिसको डिसरिस्पेक्टफुल बात थी, पूरी वर्ल्ड में उसकी जो इमेज थी वो बहुत ही खराब हो गई थी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे लिए ये बहुत बड़ा ये शॉक था, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था, और नेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। कांग्रेस के तरफ, जवाहरलाल नेहरू की तरफ लोगों का जो सोच था वो भी चेंज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें इंडो चाइना में हम लोगों ने देखा है, नेहरू को इस बात पे जरा सा भी वो विश्वास नहीं करते थे कि कभी भी चाइना हम पे अटैक कर सकता है, जबकि उनको इस बात के लिए आगाह किया गया था। सरदार पटेल ने इस बात को कहा था, बट उन्होंने नहीं माना। और हमारी इंडो चाइना वॉर जो बॉर्डर है उस पर पारामिलिट्री फोर्सेस रहती थी, एज यू रिमेंबर, मैंने बताया था ये चीज़ें, है ना। तो इन चीज़ों को इग्नोर किया गया, तो ये उनका एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहेंगे फॉल्ट था, फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा फॉल्ट था ये पंडित नेहरू का। और ये चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, जबकि हम देखते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर जो थे, डिफेंस वीके मेनन, उन्होंने रिजाइन कर दिया, एंड देन नो कॉन्फिडेंस मोशन तक आ गया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये सारे इम्पैक्ट होंगे। तो अभी हम उसको, आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन एंड देन द आंसर्स, पॉइंट्स, ओके। The question is, what were the consequences of Indo-China War of 1962? What were the consequences of Indo-China War of 1962 on India? We are considering the consequences on India only, है ना। चाइना पे क्या consequence पड़ा वो सब हम नहीं देख रहे हैं। So this is not a question which has come in the previous year. It's a probable question, okay? और इसके आंसर में हमारा बहुत सारे important चीजें हमें include करना होगा। So the first point is इसका अगर हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसमें इंट्रोडक्शन में हम देंगे इंडो चाइना वॉर के बारे में, जो कि 1962 में हुआ, क्यों हुआ, कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में जस्ट में बस उसको हम देंगे कि इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। ठीक है, और उसके बाद हम इसके कंसिक्वेंसेस देंगे। पहला कंसिक्वेंस तो यही हो गया कि नेशनल ह्यूमिलिएशन हुआ हमारा, जो कि बहुत ही मतलब शर्मिंदगी वाली पोजीशन में हम पहुंच गए, नेशनल ह्यूमिलिएशन। देन सेकेंड पॉइंट हम ये दे सकते हैं कि एक तरफ तो नेशनल ह्यूमिलिएशन हुआ, बट साथ ही साथ इसने एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को भी जगाया, क्योंकि जब भी कहीं पर भी हम ये, इट्स नेचुरल, इट्स ह्यूमन नेचर कि जब हमें दुख आता है ना तो हम सब एक हो जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। तो वही चीज़ यहाँ भी हुआ कि इसने एक तरह का सेंस ऑफ नेशनलिज्म को भी जनरेट किया, सेंस ऑफ nationalism was generated. In third point, we will include whatever was the impact on the national politics. Like सबसे पहले तो देखेंगे कि डिफेंस मिनिस्टर हैज रिजाइंड,
कौन थे डिफेंस मिनिस्टर? ही वॉज वीके मेनन, है ना? वीके मेनन हैज रिजाइंड। और क्या हुआ इसके अंदर? बहुत सारी चीजें हैं, लाइक क्रिटिसिज्म ऑफ नेहरू की क्रिटिसिज्म होती है काफी ज्यादा, है ना? और इसके अलावे बाकी जो हम देखते हैं कि दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द कांग्रेस गवर्नमेंट, और इसके अलावा ये भी होगा कि कांग्रेस जो थी वो जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें उसने बहुत सारे लोकसभा के सीट्स को भी वो लूज कर जाती है, ठीक है? तो ये भी इसका इम्पैक्ट होगा। ये थर्ड पॉइंट के अंदर ही आएगा, लाइक इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कांग्रेस लॉस्ट इन बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शंस जो हुए उसमें कांग्रेस लूज किया। बाई इलेक्शंस यू मस्ट बी नोइंग, अभी वो समय नहीं है कि एक एक टर्म्स को बताया जाए, तो ये सब चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अभी ये 3 तो हो गया हमारा, इसके बाद चौथा पॉइंट भी है और 5वां पॉइंट भी है, ठीक है? तो अभी हम लोग उसको करेंगे 4th पॉइंट। 4th तो वही सेम हो जाएगा जो हमने अभी देखा था, इफेक्ट ऑन द अपोजिशन पार्टी, दैट इज सीपीआई, है ना? इफेक्ट ऑन ऑपोजिशन पार्टी, स्प्लिट हो जाता है, ये सब चीजें हैं, है ना? एंड देन 5th जो है वो जाएगा कि गवर्नमेंट्स अप्रोच एंड स्ट्रेटजी, changed towards northeastern states, बिकॉज उनको फिर से जोड़ने का काम है वो स्टार्ट हो जाता है ना? ये हो गया। अब इसके बाद और भी ये हमेशा अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कंसिक्वेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस हैं, ये 4 मार्क्स में ही आएगा, अगर आएगा तो इसको आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम से कम 4 मार्क्स हो सकता है, 6 मार्क्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दैट इज एक्सप्लेन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, ठीक है? इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को एक्सप्लेन करिए, ठीक है? ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया है ऑल इंडिया 2013, दिल्ली 2013, ऑल इंडिया 2012, दिल्ली 2011, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, और इट्स अ 6 मार्क्स क्वेश्चन। ऑल इंडिया 2012, ऑल इंडिया 2013, ऑल इंडिया
2014, और फिर दिल्ली में भी ये आया है क्वेश्चन, दिल्ली 2013, 2011, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग यही देखेंगे कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या थी। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही हमें देखना है, नेहरू के पीरियड से ही देखना है कि इंडिया ने किस तरह के न्यूक्लियर पॉलिसी को अडॉप्ट किया। तो सबसे पहले तो हमारे जो स्टार्टिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इंडिया इज़ अ पीस लविंग कंट्री एंड इट नेवर सपोर्टेड दिस न्यूक्लियर वेपन्स, है ना। तो इंट्रोडक्शन वही होगा। अब उसके बाद हमारी पॉलिसी क्या थी उसको हमको काफ़ी इलेबोरेटली बताना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि नेहरू के बारे में हमें बताएंगे कि नेहरू इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, नेहरू से पहले आपको यह है कि हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस एंड आवर प्राइम मिनिस्टर ही हैज़ फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और उनका ये मानना था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एम को अचीव कर सकते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ 1940 से ही जो कहेंगे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। 1940s के लास्ट से 47 में तो हम आज़ाद ही हुए, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो 1940s के लास्ट में स्टार्ट हो जाती है अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। उनके गाइडेंस में हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है 1940s के लास्ट में। और उसके बाद हमने हमेशा शुरू में यही कहा कि हम एटॉमिक एनर्जी जनरेट करने के लिए ही हम सारा कुछ कर रहे हैं। और इसके बाद 1968 में हम देखते हैं कि दिस NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आती है। और ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो होती है वो क्या करती है, उसने 5 न्यूक्लियर पावर वाले कंट्रीज को ऑफिशियल बना दिया कि ओनली दे कैन हैव द न्यूक्लियर वेपन, लाइक चाइना, US, UK, USSR एंड फ्रांस। बस यही 5 कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन हो सकती है। इनके अलावा और किसी के भी को भी लीगली वो नहीं रख सकते हैं न्यूक्लियर वेपन। यही है NPT जो कि 1968 में आया। और इसी समय जो टेस्ट थे, एक्सप्लोजन्स थे, उस पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई। लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया NPT पे, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी था। इसमें आप 5 लोगों को तो कह रहे हैं कि वो रख सकते हैं न्यूक्लियर वेपन, बट उन 5 के अलावे और कोई नहीं रख सकता है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी था जिसको इंडिया ने पूरी तरह से अपोज किया, कभी भी साइन नहीं किया इंडिया ने। उसके बाद हम नेक्स्ट देंगे कि 1974 में हमारा पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमने किया था, मई 1974 पोखरण में, राजस्थान में। और उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के पीछे जो रीज़न कहा गया वो यही रीज़न था कि हम पीसफुल पर्पस के लिए ये एक्सप्लोजन कर रहे हैं, टू जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी सो दैट वी कैन अचीव द एम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद 74 के बाद से वही चीज़ें हुई। 96 में फिर CTBT आता है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसमें कि किसी भी तरह का कहीं भी आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ना तो अंडरग्राउंड पे, ना ग्राउंड पे, ना अंडर वाटर, ना ओपन स्पेस में, कहीं पे भी आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते। इंडिया ने CTBT पे भी साइन नहीं किया है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इसीलिए क्योंकि ये अगर इस पर हम साइन कर देते हैं तो फिर हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इंडिया न्यूक्लियर बॉम्ब वी कैनॉट डू एनी मोर एक्सप्लोजन्स, तो इसलिए इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया। और उसके बाद फिर 1996 के बाद 98 में ही हमने एक एक्सप्लोजन फिर से किया, मई 1974 में, मई 1998 में। और ये जो 98 में हमने एक्सप्लोजन किया, उस एक्सप्लोजन का पर्पस क्या था, ये कल भी हमने बताया था कि हम अब दुनिया को अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी शो करना चाहते थे। हम ये बताना चाहते थे कि हम डेवलप कर सकते हैं, और हमने डेवलप कर लिया है, ठीक है। और इसी के बाद ये हमारा हो गया। हाँ, इसके बाद फिर 1998 के ही अक्टूबर में फिर पाकिस्तान भी कर देता है, ये भी कल हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद दोनों कंट्रीज पे रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाते हैं,
ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब आपको देखिएगा ये तो हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी यहाँ तक आ गया, लेकिन लास्ट में एक चीज़ ऐड हुआ है रेफरेंस मटेरियल में। वो क्या है कि नरेंद्र मोदी ने कुछ इसमें चेंज लाया। जैसे अभी तक की जो न्यूक्लियर पॉलिसी हमारी थी उसमें हमने नो फर्स्ट यूज़ की बात की थी, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर फर्स्ट, है ना, पहले हम यूज़ नहीं करेंगे। हमने अपने हाथ को हमने बंद करके रखा है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें चेंजेस लाए। उनका कहना है कि जो कंडीशंस प्रिवेल कर रहे हैं उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मतलब इस पर कंसिडर कर लेंगे, हम फिर से सोचेंगे कि हम नो फर्स्ट यूज़ करना है या नहीं करना, मतलब हम नो फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर वैसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम फर्स्ट यूज़ भी कर सकते हैं। दिस इज़ द चेंज इन द न्यूक्लियर पॉलिसी। ये बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके पॉइंट्स को कल नोट डाउन करेंगे।